पिछले वीडियो में हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर, ईथर में समझौता और ईथर की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। अब ईथर बनाने की सामान्य विधियों के बारे में जानना है कि हम ईथर का निर्माण कैसे करते हैं। तो मैक्सिमम रिएक्शन इसमें जो आने वाले हैं आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही वो ईजी होने वाला है ये टॉपिक। और आज ये लेक्चर ईथर का कंप्लीट होगा और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसके बाद आपको 2 दिन का मौका मिलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन के अंदर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मंडे को आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अगले चैप्टर का। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि मैक्सिमम रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं इसमें। तो ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ। ईथर का विरेचन निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहला है हमारा एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। अभी इसके पहले जब हम बता रहे थे ईथर किसे कहते हैं, तो उसमें हम बताए थे कि ईथर के क्या बोलते हैं, एल्कोहल के एनहाइड्राइड को हम ईथर बोलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल अगर एल्कोहल का ले करके हम जल निकाल दें तो हमको ईथर मिल जाएगा, देखेंगे। लेकिन एल्कोहलों का निर्जलीकरण H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में किया जाता है 443 केल्विन पर। जब एथेनॉल H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो एथीन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन आप पढ़े हैं इसके पहले भी। एल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब हम कराए थे तो 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट स्टेप में हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और सेकेंड स्टेप में अगर एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको डाई एथिल ईथर मिलता है, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको एल्कीन मिलता है। तो वही रिएक्शन है, यहाँ पे हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं। मान लीजिए CH3CH2OH H2SO4 443 केल्विन पर जब रिएक्शन होगा हमको एथिलीन प्राप्त होगा, एथेनॉल से एथिलीन। किंतु 410 केल्विन पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। तो 2 मॉलिक्यूल हम एथेनॉल का यूज करते हैं, H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं 410 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हमको डाई एथिल ईथर मिलता है CH3CH2O CH2CH3। रिएक्शन का डिटेल पूरा हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, तो यहाँ पे ज़्यादा हम उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा रिएक्शन को कई स्टेप में लिखते हैं। या हाई स्कूल से ही हम इसी दोनों रिएक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलीकरण से संगत ईथर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कीन बन जाता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा हमको एल्कीन प्राप्त होता है, यहाँ पे हमको ईथर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कि जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी के बेस पर सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसकी तुलना में, प्राइमरी एल्कोहल की तुलना में पढ़े हैं आप लोग। अगला है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि एल्काक्साइड, फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। एल्काक्साइड एथिल हैलाइड पर सोडियम एल्काक्साइड, एथॉक्साइड हम लिख दिए थे, एल्काक्साइड का मतलब जनरल फार्मूला यूज करेंगे। एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया से ईथर बनता है। एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्काक्साइड, तो ये हमारा है सोडियम एल्काक्साइड RONA। यह है एल्किल हैलाइड RX, NaX बाहर हो जाएगा, ROR प्लस NaX। क्लियर। R की जगह पर C2H5 और X की जगह पर I लिख करके आप इसका एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक हैलाइड ईथर देता है, द्वितीयक हैलाइड ईथर तथा एल्कीन का मिश्रण देता है, जबकि तृतीयक हैलाइड सिर्फ एल्कीन देता है। सेम यही मान लीजिए प्राइमरी हैलाइड है CH3CH2I प्लस C2H5ONA, हमने इसका एप्लीकेशन भी यहाँ लिख दिया है। रिएक्शन कराएंगे तो C2H5O C2H5 प्लस NaI बनेगा। अगर सेकेंडरी हैलाइड यूज करें, नाम आप लोग IUPAC लिख लीजिएगा सबका, हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। CH3CH3HI, जिस कार्बन से I जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये सेकेंडरी हैलाइड रिएक्शन करेगा C2H5ONA से, NaI बाहर होगा, यहाँ पे ग्रुप आगे जुड़ेगा OC2H5 प्लस NaI प्लस CH2 डबल 1 CH3, दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है।
अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, वरना अगर यहाँ पे विलोपन हो जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो सेकेंडरी होगा तो दोनों कंडीशन है, बन सकता है एल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। ठीक है, नाम सबका आप लोग IUPAC नाम नीचे ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टर्शियरी हैलाइड है। तो टर्शियरी हैलाइड जब सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो इस केस में सिर्फ एल्कीन बनेगा और साथ में C2H5OH और NaI बनेगा। इसका मतलब एल्कीन बनने का मतलब एक कार्बन से आयोडीन मतलब कि निकलेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो कहीं पर एक मान लो यहाँ से निकल गया CH2, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा एल्कीन है, इसका भी नाम आप IUPAC नाम नीचे लिख लीजिएगा। क्लियर। ईथर संश्लेषण की उक्त विधि को जो ऊपर पढ़े हैं विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। टर्शियरी हैलाइड से टर्शियरी ईथर का निर्माण नहीं हो सकता है। इस विधि से फिनालों को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। इस मेथड से मतलब विलियमसन सिंथेसिस से हम फिनाल को भी ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फिनाल है, अन्य वैसे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, एल्किल हैलाइड, सोडियम फिनाक्साइड एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो ये R यहाँ से जाके जुड़ जाएगा और X माइनस होगा, Na प्लस निकलेगा, ये दोनों मिलकर बना लेंगे NaX और ये हमारा बन जाएगा फेनिल एथिल ईथर। फेनिल ईथर हो जाएगा, फेनिल एल्किल ईथर। ठीक है, फिनाल OR प्लस NaX। अब R की जगह पर CH3 और X की जगह पर I रख के आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करेंगे तब भी हमको एक ईथर मिल जाएगा। नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया हम कराए थे तो क्या बना था देखें आप लोग, इसके पहले देख लीजिएगा। जब एल्किल हैलाइड को दो अणुओं को Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। RaX एल्किल हैलाइड प्लस Ag2O दोनों बार होगा, 2AgX प्लस ROR प्लस 2AgX बनेगा, ये हमारा ईथर है। ठीक है, R की जगह पर C2H5, X की जगह पर I रख के इसका भी एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है एल्किल हैलाइड से तो ईथर मिल रहा है। वही नम सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो एल्कोहल बनता है। थोड़ी छोटा डिफरेंस है, अब ध्यान दीजिएगा। ये भी Ag2O है, वहाँ पे लिखते हैं Ag2O, ये शुष्क है, वहाँ पे क्या लिखा रहता है नम। ठीक है, तो वहाँ पे हमको एल्कोहल प्राप्त होता है और यहाँ पे क्या मिलेगा ईथर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से या निम्नतर ईथर का उच्चतर ईथर में परिवर्तन करना हो, मतलब अगर कम कार्बन का ईथर हो उसको अधिक कार्बन के ईथर में कन्वर्ट करना हो तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करते हैं। किसी मोनोहैलो ईथर की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर ईथर प्राप्त होते हैं। मोनोहैलो ईथर का मतलब होता है ना कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो ईथर के, वहाँ पे X लगा दो तो ये हो जाए कोई एक हाइड्रोजन, तो मोनोहैलो ईथर प्लस X Mgr', ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX दोनों रिएक्शन करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इतना पार्ट हमारा नेगेटिव होता है और ये हमारा पार्ट पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से X ले लेगा, ये R यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ROCH2R' प्लस MgX2। अब R की जगह पर आप C2H5 यूज करिएगा, X की जगह पर Cl, R' की जगह पर CH3। बनाने की सिर्फ यही 4 विधियाँ, बाकी और विधि है आप पढ़े होंगे पीछे तो उसको भी लिख लीजिएगा। अब हम ईथर के भौतिक गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईथर रंगहीन विशिष्ट ईथरीय गंधयुक्त अति वाष्पशील अति ज्वलनशील द्रव है। बहुत तेज वाष्पित भी होता है, बहुत तेज़ी से आग भी पकड़ता है उसमें। गंध बहुत अच्छी होती है, मीठी गंध होती है ईथर की गंध। ईथर का क्वथनांक उसके समावयवी अल्कोहल से कम होता है, पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि ईथर अल्कोहल के साथ समान हाइड्रोजन आबंध द्वारा संगुणित नहीं होता है। डाईएथिल ईथर का क्वथनांक 307.6 केल्विन तथा अपेक्षिक घनत्व 0.716 होता है। हमको ईथर में बस यही एक ही ईथर के बारे में पढ़ना है, डाईएथिल ईथर, इसलिए हम जहाँ भी चर्चा कर रहे हैं डाईएथिल ईथर का नाम जरूर आ रहा है। डाईएथिल ईथर को 154.4 केल्विन पर ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है।
डाई एथिल ईथर में सांस लेने पर मूर्छा आ जाती है, मतलब आदमी बेहोश हो जाता है। इस कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अभी क्लोरोफार्म का यूज कर रहे थे, तो डाई एथिल ईथर का भी यूज निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। ईथर जल में अल्प विलेय होते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर की जल में विलेयता 7.5 ग्राम पर 100 ml होती है, परंतु यह विलेयता एल्कोहलों की जल से विलेयता की अपेक्षा बहुत कम है। ईथर की जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन आबंधन है। थोड़ा सा जो विलेय होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ये ईथर होता है, ईथर का ऑक्सीजन है, वाटर के H2O के H के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हल्की सी, इसलिए थोड़ा सा घुल भी जाता है, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये विलेय नहीं होता। ईथरों का अणु भार बढ़ने पर विलेयता घटती जाती है। ईथर जल से हल्के होते हैं, याद रखिएगा इसको। अणु भार पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ईथर की क्वालिटी होती है। अभी देखो अपेक्षिक घनत्व 0.76, इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ईथर जल से हल्के होते हैं। अभी ईथर के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। ईथर में कोई सक्रिय समूह उपस्थित नहीं होता है, तो अपेक्षाकृत रासायनिक दृष्टिकोण से ईथर निष्क्रिय होते हैं। अक्रिय माध्यम उत्पन्न करने के लिए ही ईथर के विलायक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसका रिएक्शन देखेंगे। साधारणतः ईथर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। योग अभिक्रियाएं देते हैं, विदलन अभिक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है और अन्य अभिक्रियाएं भी हैं। तो योग क्यों देता है? ईथर योग अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ईथर योगात्मक अभिक्रिया देता है, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब जब भी कोई भी ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, उसके साथ तुरंत ईथर योगात्मक अभिक्रिया करके आयंस निर्माण करेगा। अतः ये दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं में ईथर लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होता है सबसे पहला, उसी पर 2-3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो पहला है ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। ईथर प्रबल खनिज अम्लों के साथ, प्रबल खनिज अम्ल वो अम्ल जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, के साथ ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है। ये लवण निम्न ताप पर तथा लवण की उच्चतम सांद्रता में अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेचर लो होगा और कंसंट्रेशन एसिड का ज़्यादा होगा, उस समय ये ऑक्सोनियम लवण स्टेबल होते हैं, वरना टूट जाते हैं। तो ईथर है हमारा ROR HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तब H प्लस जो है ना, ये प्लस, इस H को ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, ये निकल के बाहर चला जाता है Cl माइनस के रूप में। तो हमको मिल जाता है ROR Cl माइनस, मतलब ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, इसी प्लस को हमने यहाँ पे मतलब दिखा दिया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम लवण। R की जगह पर C2H5 यूज करिएगा, रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा क्या बनेगा। C2H5 OC2H5 प्लस H2SO4। अगर H2SO4 यूज करेंगे तो ठंडे में होगा, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा C2H5 OC2H5। ये दोनों दो लोन पेयर एक हाइड्रोजन को ले लेगा। कभी भी किसी भी रिएक्शन में जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोन पेयर उपस्थित हों, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है। तो इसमें से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक H प्लस लेगा, O से H जुड़ जाएगा, C2H5 डबल OH, O पर प्लस होना चाहिए, इसी प्लस को हम यहाँ दिखा देंगे, बच गया एक H निकला, तो क्या बचा यहाँ पे HSO4, तो HSO4 पर माइनस ये हो जाएगा। क्लियर? पराक्साइड का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनता भी, बताते हैं क्या पूछेगा। हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में ईथर पराक्साइड का निर्माण करते हैं। ROR ½ O2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ईथर का पराक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को आप लोग, इसका एप्लीकेशन अगर आपके बुक में होगा उससे देख के लिख लीजिएगा। कोई भी बुक हो जहाँ पे डाई एथिल ईथर का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको ज़रूर लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इस रिएक्शन को आप अपने बुक से कंप्लीट करेंगे। आपके पास किताब हो, चाहे NCERT में दिया हुआ हो, चाहे कोई भी बुक हो। तो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर लिख के आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए कि क्वेश्चन आता है इस तरह क्लोरोफार्म के बारे में, कि क्लोरोफार्म को अंधेरे कमरे में गहरे बोतलों में कागज़ से लपेट कर पूरा भर कर क्यों रखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ईथर के बारे में पूछता है
ईथर को गहरे रंग के बोतलों में पूरा भरकर क्यों रखा जाता है? इसलिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ईथर का पेरोक्साइड बनाता है, जो कि विषैला होता है। तो ईथर को विषैलेपन से बचाने के लिए हम इसको अंधेरे कमरे में, सूर्य के अंधेरे कमरे में पूरा बोतल में भर करके रखते हैं। तो वाला रिएक्शन आप देख के लिख लीजिएगा और इसको कमेंट करके बता भी दीजिएगा क्या लिखें। सेकेंड टाइप का रिएक्शन है विदलन वाला। ईथरों में CO आवरण का विदलन होता है। इन अभिक्रियाओं में CO आवरण का विदलन निम्न प्रकार होता है। मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, ROR ईथर है, और PCl5 PCl3 एक Cl एक ECl, कुल मिला कितना हो गया PCl5। रिएक्शन होगा तो ऐसे होगा, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, RCl तो 2 मॉलिक्यूल एल्किल क्लोराइड का, और POCl3 बनेगा, एक फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। R की जगह पर C2H5 रख करके रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ईथर है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे, H2, SO3 और O, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ईथर, इसका OR और इसका H मिलकर एल्कोहल बनाएगा, ROH ये एल्कोहल है, ROSO3H एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। R की जगह पर C2H5 रख करके इस रिएक्शन को भी एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। जल अपघटन कराएंगे तो हम जानते हैं कि एल्कोहल का एनहाइड्राइड है ईथर, तो जल मिलाएंगे तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल का हमको प्राप्त होगा, ROR प्लस HOH, H प्लस अम्लीय माध्यम में ही जल अपघटन होता है, तो ROH हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यह से अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट इस मतलब कि ईथर का यही रिएक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। HX से अभिक्रिया ROR-, हमने 2 यूज किया है, इसलिए अगर दोनों सेम होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक एल्कोहल बनता है और एक एल्किल हैलाइड बनता है। ईथर जब रिएक्शन करता है हैलोजन अम्ल से, तो एक हमारा एल्कोहल बनेगा और एक बनेगा एल्किल हैलाइड। अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही कार्बन का एल्कोहल बन गया, उतने ही कार्बन का हैलाइड बन गया। लेकिन जब एक बड़ा हो एक छोटा हो, जैसे R' से बड़ा एल्किल समूह है, तो क्या होगा, मतलब बड़े वाले का एल्कोहल बनेगा और छोटे वाले का एल्किल हैलाइड बनेगा। एकदम ध्यान रखिएगा, बड़े वाले का मतलब बड़ा जो ग्रुप होगा उसका एल्कोहल बनेगा और छोटा एल्किल ग्रुप वाले का हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड। R' से बड़ा एल्किल समूह है। R की जगह पर CH3 रख लीजिएगा, R' की जगह पर C2H5, X की जगह पर एक बार I रख के आप रिएक्शन को लिख सकते हैं, Br भी रख के लिख सकते हैं, लेकिन I के साथ लिख के कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन अगर यही अभिक्रिया हो, ROR हो और HI कंसनट्रेट एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में हो, तो सिर्फ हमको एल्किल आयोडाइड ही मिलता है। ठीक है, HI से अगर रिएक्शन कराएं और HI की मात्रा ज़्यादा हो तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। क्लियर। उसके बाद से अब यहाँ पे R की जगह पर C2H5 रख के ये रिएक्शन भी आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर फेनिल ईथर हो, एल्किल एरिल ईथर हो, HX से अभिक्रिया कराएं, HX, X की जगह पर I, तो हमको फिनाइल मिलेगा और एल्किल हैलाइड मिलेगा। R की जगह पर CH3 और X की जगह पर I रख के इस रिएक्शन को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। प्रतिस्थापन हुई इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब 3 ही टाइप का रिएक्शन है, एक हेलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन और यहाँ पे एक फिटिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये 3 टाइप की अभिक्रिया हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एल्काकिसी समूह आर्थो तथा पैरा निर्देशक है और फिनाल की तरह और फिनाल की OH समूह की तरह, फिनाल की OH समूह की तरह एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय बनाता है। एकदम सेम जो कंडीशन फिनाल में था वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी के हिसाब से ये हमारा पूरे रिंग में घूमेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ऐसे करके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बना लीजिएगा आप लोग। फिनाल में अच्छी तरह से समझा भी दिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, कुछ करना नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ का डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा,
फिर अगले स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पे पहुँचेगा और फिर ये निगेटिव यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये वापस हमको मिल जाएगा। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एनिसॉल, क्या बोलते हैं, एरिल एल्किल ईथर के, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम देख रहे हैं निगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखिए आर्थो पर निगेटिव, फिर पैरा पर भी निगेटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल्काक्सी समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है। अब नाइट्रेशन होगा इसका, नाइट्रीकरण। जब एनिसॉल यूज करेंगे, मतलब आर की जगह पर CH3 रखेंगे तो नया कंपाउंड मिलेगा, नाम क्या होगा उसका, एनिसॉल। एनिसॉल को सांद्र HNO3 तथा H2SO4 के मिश्रण के साथ नाइट्रीकरण कराते हैं तो आर्थो और पैरा नाइट्रोसॉल बनता है। OCH3 कंसनट्रेटेड, H2SO4 कंसनट्रेटेड, HNO3 आर्थो पर NO2, पैरा पर NO2, क्या नाम होगा, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। क्लियर। हैलोजनीकरण में क्या होगा, ब्रोमिनेशन ही कराएंगे इसका। ब्रोमीन का ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में विलयन फेरिक ब्रोमाइड की अनुपस्थिति में भी ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया से एनिसॉल आर्थो पैरा ब्रोमो एनिसॉल देता है, ठीक है। मतलब एनिसॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से करा देंगे। अगर ब्रोमीन का सॉल्यूशन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बनाए हों तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं ना निर्जलीय, क्या बोलते हैं, लुईस बेस, FeBr3, या फिर क्लोरीनेशन कराते हैं तो FeCl3 यूज करते हैं। इसी तरह ब्रोमिनेशन में FeBr3 यूज करते हैं। वो नहीं होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा और आर्थो ब्रोमो एनिसॉल बनेगा और पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो दोनों रिएक्शन देगा ये, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनिसॉल फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण तथा एसिलीकरण दोनों अभिक्रियाएं देता है, जिससे मुख्य उत्पाद पैरा भी उत्पन्न होते हैं। जिसमें मुख्य उत्पाद कौन होगा, पैरा वाला। तो एल्किलीकरण में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड यूज करते हैं तो मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे एनिसॉल से, तो क्या होगा, AkHCl बाहर, आर्थो पर ये, पैरा पर, ठीक है। आर्थो मेथॉक्सी टॉलुइन और पैरा मेथॉक्सी टॉलुइन, ठीक है। एनिसॉल का रिएक्शन कराएंगे मतलब एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड। एसाइलेशन एसिटिलीकरण इसी को बोलते हैं। ये हमारा ClHCl बाहर हो जाएगा, जुड़ जाएगा COCH3 COCH3। आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये क्या हो जाएगा, पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। नाम आप लोग लिख लेंगे। अन्य अभिक्रियाएं हैं कुछ, उसको भी देखते हैं। दहन ईथर विशेष रूप से, तो दहन में आ जाते हैं ईथर, विशेष रूप से डाईएथिल ईथर अत्यंत वाष्पशील होता है। यह वायु में शीघ्रतापूर्वक जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन के ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के ऑक्साइड से वाटर, ठीक है। तो डाईएथिल ईथर, ऑक्सीजन, CO2 5H2, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब चयन कराएंगे इसका, तो क्या होगा, ROR- प्लस 4H रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में एल्केन बनेगा। दोनों मॉलिक्यूल एल्केन का ही बनेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। दो एल्केन बनेंगे हमारे रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में एल्केन बनेगा। R की जगह पर C2H5, R' की जगह पर भी C2H5 रख के आप कंपाउंड बना सकते हैं। ROR 2H सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्केन बनेगा। तो इसको आप लोग R की जगह पर C2H5 रख करके बना लीजिएगा। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन इससे उत्पन्न होगा। इसी नवजात ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन की वजह से RCHO और RCHO बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, एक H और एक O यहाँ से, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन का यूज होगा तो RCHO बनेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हम जानते हैं एसिड बनता है। तो R की जगह पर C2H5 रख करके इस रिएक्शन को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ें हैं, अभी पढ़े थे HI का रिएक्शन हम बताए थे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसी रिएक्शन को हम यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं। CH3O C2H5 ये वाला रिएक्शन अगर HI से कराते हैं तो अभी बताए थे कि छोटे वाले का एल्किल हैलाइड बनता है, अब बड़े वाले का एल्कोहल बनता है, ठीक। अगर सेकेंडरी
मतलब कि एक ग्रुप सेकेंडरी हो और एक हमारा ये CH3 लगा हुआ हो, इस कंडीशन में छोटे वाले का क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड मतलब मेथिल आयोडाइड बन रहा है और ये सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। लेकिन जब एल्किल समूह तृतीयक होता है तो तृतीयक हाइलाइड बनता है। लेकिन यही अगर टर्शियरी हो जाए, अगर एक ग्रुप, तब इसमें छोटा वाला बड़ा वाला नहीं देखेंगे, टर्शियरी वाले को हम हाइलाइट बनाएंगे और प्राइमरी उसके अलावा जो बचेगा उसको हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल। जैसे हमारा है CH3C, CH3, CH3O, CH3। नाम आप लोग लिख लीजिएगा, IUPAC नाम किसी का नहीं लिख रहे हैं, सबको आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आएगा तो पूछना भी पड़ेगा, पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। इस केस में नियम क्या है कि छोटा वाले को हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, बड़े वाले को एल्कोहल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, अगर टर्शियरी एल्किल ग्रुप है तो हमारा टर्शियरी एल्किल ग्रुप वाले का आयोडाइड बनेगा और जो बचेगा उसका एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इस केस में इसको याद कर लीजिएगा। ये तीनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए स्टार लगा के हमने बता दिया है। तो देख लीजिएगा, प्राइमरी होगा छोटा वाला एल्किल हाइलाइड, बड़ा वाला एल्कोहल, छोटा वाला एल्किल हाइलाइड, बड़ा वाला एल्कोहल। लेकिन टर्शियरी के केस में टर्शियरी वाला एल्किल हाइलाइड और जो बचेगा वो एल्कोहल। क्लियर? यह क्वेश्चन है, इसी बेस पर आप लोग सॉल्व करिएगा। NCERT का ही क्वेश्चन है, आपके बुक में भी होगा। निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद दीजिए। CH3, CH2, CH, CH3, CH2O, CH2, CH3। HI से साथ रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको बताना है। CH3, CH2, CH2O, CH3, CH3, CH2, CH3। इसमें क्या बनेगा, फिनाल है, ये बेंजीन रिंग है, CH2 फिर O फिर CH2, यहाँ पे भी रिंग है। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर। ईथरों के उपयोग, तो डाईएथिल ईथर का उपयोग हम जानते हैं, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में होता है। शल्य चिकित्सा में डाईएथिल ईथर का उपयोग सामान्य एवं अस्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है। यह क्लोरोफार्म की अपेक्षा हृदय पर कम हानिकारक प्रभाव डालता है, परंतु अगर इसका पराक्साइड बन जाए, भी बताए हैं कि परंतु पराक्साइड उपस्थित होने पर यह विषैला हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब इसका भी उपयोग हम शल्य चिकित्सा में नहीं करते। विषैला हो जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कितना आप लोग ऑक्सीजन से और क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश से हम बचा नहीं पाएंगे बहुत देर तक, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डाईएथिल ईथर का ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको आपको बना करके दिखाना है। और इसी से क्वेश्चन बनाता है कि डाईएथिल ईथर को अंधेरे कमरे में गहरे रंग के बोतल में पूरा भरकर क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि डाईएथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ईथर का पराक्साइड बनाता है जो विषैला होता है। तो डाईएथिल ईथर को विषैला होने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे हम ना क्वेश्चन दे रहे हैं ना ये आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा, तो लिख लेंगे, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अब क्या यूज करेंगे, आजकल इसके स्थान पर, मतलब डाईएथिल ईथर के स्थान पर इथरेन FCHCl CF2O CHF2। ये तो हमने जनरल ऐसे लिख दिया है फार्मूला। अब इसका संरचनात्मक क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र आप लोग लिख के दिखाएंगे इसका, इथरेन का। इसी तरह आइसोफ्लूरेन F3CCHClO CHF2, इसका भी हमको संरचना सूत्र बना करके दिखाइएगा आप लोग। पेंटथ्रेन CFCl2 CF2O CH3, इसका भी, तीनों का। ठीक है, डाईएथिल ईथर की जगह पर आजकल इन्हीं तीनों का यूज किया जाता है, तो इनका संरचना सूत्र आपको बना के दिखा देंगे। आज निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठंडक प्रदान करने के कारण हाथ पर हथेली पर रखोगे तो बहुत ही ठंडा लगता है, इसलिए डाईएथिल ईथर का उपयोग प्रशीतक के रूप में भी होता है। शुष्क धुलाई करने व सुगंधियों के निर्माण में, मतलब परफ्यूम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। धूम्रहीन चूर्ण के निर्माण में कोई ऐसा पाउडर बनाया जाता है जिसको जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। एनिसॉल, ये भी एक टाइप का मतलब कि एरोमेटिक ईथर है। इसका उपयोग फ्लेवरिंग, अभिकर्मक, जैसे फ्लेवर नहीं हम प्रदान करते हैं, जैसे 50 पैसे की टॉफ़ी होती है तो फ्लेवर हो गया उसका, इलायची फ्लेवर कभी आता है, कभी वो क्या बोलते हैं लीची का फ्लेवर मिलता है, कभी आम का फ्लेवर मिलता है, तो फ्लेवरिंग के रूप में यूज होता है। एरोमेटिक कंपाउंड है,
एरोमेटिक ईथर, जिसका उपयोग फ्लेवरिंग, अभिकर्मक तथा परफ्यूम के निर्माण में होता है। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया चैप्टर। अल्कोहल, फिनाल, ईथर टोटली समाप्त। चैप्टर हुआ कंप्लीट। बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके रिएक्शन को अच्छे से तैयार करेंगे। मैक्सिमम रिएक्शन हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके थे, तो वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं रिवीजन भी हो जाएगा। और 2 दिन का आपके पास टाइम है, सैटरडे एंड संडे। 2 दिन के अंदर इसके कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कंप्लीट करके कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा मंडे को। और अच्छे से पढ़ाई करिए। बिल्कुल अब आपके पास टाइम नहीं है, तो जो भी टाइम बचा हुआ है उसका अच्छे से उपयोग करिए और उपयोग करके अच्छी से अच्छी तैयारी करिए और एक ऐतिहासिक रिजल्ट दीजिए।